Brown rice was one. वैसे स्टार्ट करने से दो दो क्वेश्चंस पढ़ने थे आपके। कौन कौन से? एक मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन था सर ट्रिपल, कहाँ तक पहुंचा? कल का दिन भी ज़ाया हो गया सर। जैसे फिर एक नई चीज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पेज नंबर 3 निकालना था वॉल्यूम 2 का। पेज नंबर 3 जरा निकालेगा वॉल्यूम 2 में। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं साथ साथ ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा मिल जाएंगे। ये सर एक हेडिंग लिखी हुई है पेज नंबर 3 के स्टार्ट पे, कॉस्ट स्टार्ट सर अभी लिखा डेरिवेशन बनी हुई सीवीपी, ब्रेक इवन एनालिसिस। बिल्कुल सुना ब्रेक इवन, रजिस्टर जरा साथ खोल के रखिएगा। ये जितनी डिस्कशन आएगी इस टॉपिक में, वो सारी डिस्कशन सुनते हुए आपने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस रखनी चाहिए इनमें, वो बाय यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग रखेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस हो सकता है अगर बिजनेस की टोटल कॉस्ट है वो वेरिएबल और फिक्स में डिवाइड हो रही है। तो सारी स्टोरी में अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की फॉर्मेट से ध्यान में रखनी है। इट मींस फिक्स कॉस्ट को कैसे सोचना, प्रोडक्ट कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट। तो इसका एक फॉर्मेट जरा शॉर्ट वर्ड्स में लिखते जरा भाई। सबसे पहले क्या आता है, देन उसके बाद क्या आता है, एक सेकंड बोर्ड पे देखें पहले। देन मेरी सेल्स के बाद आता है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर क्या कैलकुलेट होता है, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, फिर वेरिएबल सेलिंग एडमन, फिर क्या कैलकुलेट हो जाता है, नेट कंट्रीब्यूशन। फिर क्या होता है, फिक्स कॉस्ट आती है। कौन कौन सी आती है? तो डेफिनेटली पूरी डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता, लेकिन आपने समराइज फॉर्म में 5 चीजें मेन याद रखनी है। सेल में से अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मेरी मुराद प्रोडक्शन भी या नॉन प्रोडक्शन। डेफिनेटली जहां जरूरत पड़ेगी तो हम जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो सिर्फ पहले ग्रॉस कंट्रीब्यूशन निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस करके, और फिर वेरिएबल सेलिंग एडमन अलग लेस करके नेट कंट्रीब्यूशन तक आएंगे। लेकिन शॉर्ट वर्ड्स में जरा, अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस करता हूँ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मेरी मुराद वेरिएबल प्रोडक्शन एज वेल एज वेरिएबल सेलिंग एडमन एज वेल। इट मींस टोटल मींस जितनी बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट है, चाहे वो फैक्ट्री में है या हेड ऑफिस में है, टोटल की बात कर रहा हूँ। तो मीन्स से यहाँ से मैं लेस करके जो कंट्रीब्यूशन निकालूंगा वो ग्रॉस आएगी या नेट आएगी। अगर मैं सिर्फ कभी कंट्रीब्यूशन लिखूं तो आई मीन्स से कि मैं नेट कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देन फिर उसके बाद क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट। कौन कौन सी आएगी, प्रोडक्शन भी आएगी, नॉन प्रोडक्शन भी आएगी। लेकिन अगर कभी मैं लफ्ज इस्तेमाल कर तो टोटल फिक्स कॉस्ट, तो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो फाइनली क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन मैं नहीं लिख रहा अगर तो नेट है। टोटल फिक्स कॉस्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, प्रोडक्शन भी है नॉन प्रोडक्शन भी है, ये बोल नहीं रहा जिसका मैं बोल रहा हूँ। और फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कभी कभी अगर मैं ये टोटल वर्ड्स भी ना लिखूं, सिर्फ मैं वेरिएबल कॉस्ट वर्ड बोलूं,
So I means to say total variable cost. बोल दो जरा, which is sum of production and non-production. Production is sum of direct material, direct labor, variable overheads, production fixed cost. Non-production fixed cost means selling admin, variable selling admin, fixed cost. Fixed cost or variable cost? Variable cost. So variable cost is sum of production variable as well as non-production variable cost. सिर्फ fixed cost means production भी और तो ठीक है, कभी कभी वर्ड्स लग भी जाएंगे, लेकिन अगर ना भी लगे तो ये समराइज फॉर्म में मींस सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट टू गेट कंट्रीब्यूशन and just contribution means net across or less fixed cost is equal to net. सर जाना है अंडर ओवर अप्लाइड सर बैड मार्जिनल कॉस्टिंग में अंडर ओवर अप्लाइड है, कहीं नहीं लिखा कर, तो ये बना ले जरा कहीं 4-5 लाइन वगैरह और लिखते हुए जरा बोल दीजिएगा। सर सर बताइए सर। अब यहाँ टोटल काट देने का मतलब ये नहीं कि यहाँ टोटल आना नहीं है, टोटल काट देने का मीनिंग समझ गए क्या? अगर ना भी लिखा हो तो वी मींस टू से जस्ट वेरिएबल कॉस्ट, वी मींस टू से टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जस्ट फिक्स कॉस्ट मींस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ये जो सारा टॉपिक है ये किस कॉन्सेप्ट की बेस पे कि फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट। ये ठीक है जी, नोट करें जरा वापस आ जाए। अब ये जो हेडिंग्स आई हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस, ये जरा इसका भी नेट पर चेक करें ये कौन सा है यार, मेरे नेट पर प्रॉब्लम है मेरे ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा मेरी आवाज ठीक है इसका ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा मेरी आवाज ठीक है।
चलिए सर स्टार्ट से चलते हैं। सॉरी ये ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज है, एक दफा जरा फाइनली बता दूं, लग रहा मसला है। प्रॉब्लम क्या है सर? उसका तो कंप्लेन ये दोनों ही है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लग रहा है मसला। ये सर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक में हमने क्या करना है वो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक अजम्पशंस पहले हाथ में लें। कुछ पॉइंट्स बने हैं स्टार्ट में बिल्कुल, तो इनको तो पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इस सारी बहस में फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट कौन सा ध्यान में रखना जिसमें कोई अप्लाइड का कॉन्सेप्ट नहीं। तो सबसे पहली चीज नंबर 1, हमें इस डिस्कशन में कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल के ब्रेकअप में चाहिए, ऐसे ही। और अगर वो ना मिले तो फिर हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे। क्या कभी हमने जिंदगी में कोई मेथड पढ़ा कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट अलग हो जाए? बहुत बचपन की बात है, सिर्फ नाम लिखकर फिलहाल जब जरूरत पड़ेगी मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। तो मेथड्स होते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करने के, लिखे नाम रहा। एक है लीनियर रिग्रेशन मेथड, एंड सेकंड इज हाइलो मेथड। अगर एग्जामिनर रिक्वायर करे कि किस मेथड से यूज करना है तो ठीक है, अगर एग्जामिनर रिक्वायर ना करे तो नॉर्मली कौन सा मेथड, हाइलो मेथड यूज करें। बाकी ये है कि डेफिनेटली बहुत अच्छा हो गया नहीं, तो इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो रिवाइज कर लेंगे, दोबारा पढ़ लें। हमें कॉस्ट को इन दो हिस्सों में ब्रेक करना है, और अगर वो इकट्ठी दी होंगी तो हम फिर भी सेग्रीगेट करें। इट मींस हमारा गुजारा ही नहीं है सेग्रीगेट किए बगैर। इन चीजों को अलग करके रखना है, कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल में सेपरेट करना। ठीक है जी, पहला सवाल आगे। नंबर 2, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ है, आप लोगों का नेट ठीक आ रहा है? देन नंबर 2 सर, कुछ सर जी हमारी बेसिक असम्पशंस हैं जो बहुत अच्छे से हम डिस्कस करते रहते हैं। सेकंड पढ़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अंडरलाइन करें थोड़ा सा। वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल होता है ये वेरी करता है। वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं किसे? जो चेंज होती है लेकिन टोटल चेंज होता है। वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल सर, डायरेक्ट मटेरियल। सर इतनी दूर कहाँ निकल गए? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एज वेरिएबल या फिक्स, लेकिन उसका पर यूनिट, एक शर्ट को बनाने में कितने मीटर्स रिक्वायर्ड है, एक यूनिट को बनाने में कितना केजीज रिक्वायर्ड है। वी ऑलवेज अज्यूम कि पर यूनिट इज कांस्टेंट। पढ़े सेंटेंस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट एट all levels of activity. Output means production और सेल मीन सेल। क्या प्रोडक्शन और सेल में डिफरेंस हो सकता है?
लेकिन अगर स्टॉक्स ही ना हो तो फिर सेम हो भी सकता है। अगर ये सेंटेंस दोबारा पढ़े जरा, प्रोडक्शन को ध्यान में रख के अगर मैं पढ़ूं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम irrespective of the volume of production। तो ठीक है सेंटेंस। अब सेल्स के एंगल से आप पढ़ें, variable selling cost per unit remains constant at all levels of sales। अब एक्टिविटी को एक्सप्लेन करो। एक्टिविटी लेवल कैन बी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट अगर है, टोटल वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, ये किसके साथ वेरी करेगी? सेल्स के साथ। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट किसके साथ वेरी करेगी? प्रोडक्शन के साथ। लेकिन इनका जब पर यूनिट होगा वो कांस्टेंट रहता है। क्या वैसे इन्फ्लेशन की वजह से मटेरियल कॉस्ट बढ़ नहीं जाती, लेबर कॉस्ट बढ़ नहीं जाती? बढ़ सकती है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो वी अज्यूम, दोबारा बोलना था, पूरा बोला कर, पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। अगली दो लाइनें पढ़ने मैंने भी बात कर दी थी। टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वेरीज विद प्रोडक्शन। अगला, टोटल वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट वेरीज विद। कुछ दिन पहले हम जब मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट्स बना रहे थे तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट से आ रही थी 10-15 रुपीस पर यूनिट, उसको किसके साथ फिर मल्टीप्लाई करते हैं? यानी कौन सा फिनिश प्रोडक्शन से करके क्या चीज कंज्यूम होती है? रॉ मटेरियल क्या बना के बेचा जाता है? तो फिनिश गुड स्टॉक्स अगर नहीं है तो प्रोडक्शन और सेल सेम हो जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन, फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है। हम ये बनाए, टोटल सेम रहता है, लेकिन क्या इसका पर यूनिट चेंज हो? लेकिन पर यूनिट इसका इनवर्सली वेरी करता है, ये अंडरलाइन करना है। इसका क्या मीनिंग है? जी सर, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट याद आ गया सर? कैलकुलेटर पकड़िए। अगर मैं आपसे कहूँ फिक्स कॉस्ट 5 लाख है और 1 लाख यूनिट्स बने तो डिवाइड करके पर यूनिट बताएं क्या ये 5 पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। अगर 5 लाख रेंट है फॉर एग्जांपल और 1 लाख यूनिट्स बने, अब ये 5 लाख कांस्टेंट रहना, इस 5 लाख को जरा 2 लाख से डिवाइड करें, चेक करें, फाइनल करनी चीजें हर वक्त ज़हन में रखनी है। क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? मैंने एक्टिविटी लेवल बढ़ाया है, टोटल सेम है, एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट कम हो। सॉरी, बीच में जरा फिर आपको प्रॉब्लम आया था। यहाँ तक दो लाइन्स रहती हैं, ये मैं पढ़ता हूँ, एक नजर देख लें आप लोग। तो कंफ्यूजन अगर है तो फाइंड जरूर। ये सभी नहीं से चल रहा है फ्लैश, ये इधर मसला
प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व हो रहा तो मैं वैसे कंटिन्यू करता हूँ, बाद में लेक्चर रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, वैसे टाइम नहीं फजूल। ऑनलाइन स्टूडेंट चला गया, इधर तो नहीं मसला। चलिए सर जी, अभी बातें नहीं हुई यहाँ पे, इसके एक शॉर्ट से समरी ये है। सॉरी फॉर इंकरेक्टनेस। फर्स्ट लाइन से दोबारा देख लें। फिक्स कॉस्ट आर टू बी सॉरी टोटल कॉस्ट इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, फिक्स कॉस्ट का टोटल कांस्टेंट रहता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेरी करती है। अगर प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है तो प्रोडक्शन के साथ, और अगर सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट है तो सेल्स के साथ। फिक्स कॉस्ट चाहे प्रोडक्शन की हो या चाहे सेलिंग एडमन हो, उसका टोटल सेम रहता है, लेकिन उसका पर यूनिट जो है वो इनवर्सली वेरी करेगा। देन सेकंड लास्ट लाइन। नेक्स्ट एक assumption इस स्टोरी में ये है, unless we have definitely other information। अभी assumption का मतलब ये है कि अगर हमें नहीं पता तो, लेकिन अगर पता चल जाए तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वेरिएबल भी अगर है तो इन्फ्लेशन के साथ वेरी कर सकते हैं। टोटल रेंट जो होता है एनुअली इंक्रीज नहीं हो रहा था, तो अगर लेकिन ना पता हो तो ये कुछ assumptions। तो सेकंड लास्ट लाइन में सेल प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। क्या सेल प्राइस पर यूनिट भी बढ़ सकती है? और अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाए तो समटाइम्स कम भी करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन हमें ना मिले तो भी अज्यूम कर सपोज अगर 10 रुपए का यूनिट बेचा जा रहा है तो सारे यूनिट्स फिर उस तरह के सारे यूनिट्स 10 रुपए के हैं। अगर 15 का बेचा जा रहा है तो 15 रुपए के हैं। तो क्या मीनिंग हुआ लास्ट सेकंड लास्ट लाइन का? सेल प्राइस पर यूनिट आल्सो रिमेंस कांस्टेंट। इस तरह की चीजें हाईलाइट कर लें, क्या क्या कांस्टेंट। एक ये कांस्टेंट टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट, तो सेकंड लाइन में बता के वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेंस कांस्टेंट। कोई कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। देन सर गौर से सुने मेरी बात।
ऊपर सेकंड पॉइंट और नीचे वाला ये सेकंड लास्ट पॉइंट। सेकंड लास्ट पॉइंट से सेल प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, और सेकंड लाइन ऊपर वाली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट करें सेल प्राइस पर यूनिट है 40 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट, जस्ट मैं वर्ड बोल रहा हूँ, तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या शामिल है? प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन, इस तरह कम से कम बोलते हैं ताकि बात बार बार ज़हन में आ रहे। वेरिएबल कॉस्ट जस्ट अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका क्या मीनिंग है? 40 में से सपोज वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट 25। डिफरेंस जो आएगा इसका नाम कौन सी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर नहीं भी लिखूंगा तो नेट कंट्रीब्यूशन ही मेरी बता। अब बेटा अगर 40 पर यूनिट सेल प्राइस कांस्टेंट रहनी है और 25 रुपए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट रहनी है, तो क्या इनका डिफरेंस मींस कंट्रीब्यूशन भी कांस्टेंट रहेगी? अगर क्या क्या कांस्टेंट रहना है तो फिर डिफरेंस भी कांस्टेंट ही रहना। तो सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्यों है? नहीं सर, ठीक है, सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्यों है? कंट्रीब्यूशन क्यों? 40 रुपए और 25 रुपए में क्यों फर्क है मेरे भाइयों? कंट्रीब्यूशन की वजह से, फिक्स कॉस्ट क्यों? सेल प्राइस 40 है, वेरिएबल कॉस्ट 25 है, ये 15 का फर्क किस फिगर की वजह से? कंट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं सेल प्राइस 100 रुपया है और टोटल कॉस्ट 80 रुपए है, फॉरगेट अबाउट दिस स्टोरी। टोटल कॉस्ट मैंने कहा, टोटल कॉस्ट मींस फिक्स भी और वेरिएबल भी, तो 20 रुपए क्या है? प्रॉफिट है। सेल 100 रुपया है, टोटल कॉस्ट 80 रुपया है, तो इन दोनों फिगर्स में डिफरेंस क्यों है? प्रॉफिट की वजह से। 40 रुपए सेल प्राइस है और 25 रुपए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो इनमें डिफरेंस किस वजह से है? तो क्या अगर 40 रुपए फिक्स रहना है, कांस्टेंट रहना है, 25 रुपए कांस्टेंट रहना है, तो इनके दरमियान जो डिफरेंशियल है, तो उसके दरमियान डिफरेंशियल का नाम क्या है? कंट्रीब्यूशन। आखिरी लाइन पढ़ दो, यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला हमने समझा। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन अगर कभी निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मुराद कौन कौन सी है? इसको सीरियस लीजिएगा मेरी बातों का, ये नहीं कि एक ही बात बार बार, यही बार बार बातें आनी। अब आए एक छोटी सी कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ हो रही है। नेक्स्ट पर आना, if both the sale price per unit and the variable cost per unit are constant, that it means contribution per unit will remain constant at all levels of sale. दोबारा पढ़ना, जी कोई कंफ्यूजन? अभी अगला सेंटेंस नहीं पढ़ेगा, सेकंड लाइन में पढ़ता हूँ खुद से। What is the formula of contribution per unit? Sale price per unit minus variable cost is equal to contribution per unit. अब कहनी थोड़ा सा पिछला की नॉलेज जहन में लाइएगा जरा। कभी आप लोगों ने सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड सुना? सुना है सर जी? ऑनलाइन स्टूडेंट से कभी सुना? लेट्स अज्यूम सेल की अमाउंट है 1 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल है 80,000 रुपीज, 20,000 क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। कुछ रेशियोज की तरफ जाना सर अंदर। कभी आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया? अब इस वक्त F1 वाले स्टूडेंट्स भी कहेंगे, थोड़ा सा मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं निकालना चाहूँ तो व्हाट इज द फार्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स की बेस पे इनटू 100।
What is 20%? Gross profit is 20% of sales. Gross profit is 20% of. क्या अगर 100 है, कंसंट्रेट करें फुल, क्या 100 अगर है, बेस 100 है, सेल अगर 100 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 20 है, तो 80 के है कॉस्ट ऑफ सेल। बीच में दोनों के फर्क क्या है? सेल और ग्रॉस प्रॉफिट के दरमियान क्या चीज है? सेल और ग्रॉस प्रॉफिट के दरमियान फिर ग्रॉस प्रॉफिट। देन सर बिल्कुल इसी तरह से अब हमने यहाँ वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन निकाली है। क्या मैं यहाँ से कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो भी फाइंड आउट कर सकता हूँ? देखिए इस वक्त रुपीज है, इस वक्त रुपीज है, 40 रुपए, 25 रुपए, 15 रुपए कंट्रीब्यूशन। क्या मैं ये चेक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितने परसेंट है? तो क्या फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स into 100. Contribution is 15, calculator पकड़ो, divided by 40 multiplied by 100 is equal to 37.5%। आपके लिए लिख रहा हूँ, आपने लिखना भी है, जस्ट एक मिनट। क्या चीज किसका 37.5%? इसको बड़ा मैं इस तरह बोल सकता हूँ, गौर से देखना। इफ सेल इज 100, देखिए ये 37.5% जो है ना, प्लीज जब भी परसेंटेज का साइन लगता है तो 37.5 डिवाइड बाय 100 है। अभी 37.5 और डिवाइड बाय 100 को ज़हन में रख के देखें, क्या 15 जो है ये परसेंटेज में 37.5 नहीं, और जो 100 है वो 40 को कहा जा रहा है, तो 40 का नाम क्या है? सेल है। 15 का नाम क्या है? तो देखो ये सेंटेंस सही लिखना शुरू किया मैंने। इफ सेल इज 100 then contribution is 37.5। अब मुझे ये बताएं, सेल और कंट्रीब्यूशन के दरमियान कौन सी चीज है जिसकी वजह से 100 37.5 रहेगी? तो कैलकुलेटर पर डिफरेंस लेता हूं। therefore variable cost should be 62.5%। सेल इज 100%, चलो इस परसेंटेज भी लगानी है यहाँ तक, ठीक है? शुड बी। इससे पहले आप लिखें, लेट्स अज्यूम कि 40% आंसर आता है। एक मिनट, व्हाट इज 100 सेल, व्हाट इज 40, देन व्हाट शुड बी 60? अगर मैं कहूँ कि सी कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो जो है ये 25% है, तो व्हाट इज 100? इसकी बेस सेल, सेल 100 है, 25 कंट्रीब्यूशन है, और सेल और कंट्रीब्यूशन के दरमियान वेरिएबल कॉस्ट हाइल है, तो वो बैलेंसिंग फिगर हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ तक नोट करो, पेज के नीचे वैसे जगह है राइट साइड। जी जिनके पास ऑप्शन अवेलेबल है वो करनी पड़ा, इसके राइट साइड में नीचे जगह है, इस जहाँ ये नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ, लेकिन अगर नहीं तो फिलहाल रजिस्टर में लिखना, ये एग्जांपल भी लिखना और इसके साथ वर्किंग भी करना। तो किसकी बेस पे
किसकी परसेंटेज फाइंड आउट हुई? और जस्ट अगर कंट्रीब्यूशन वर्ड बोला जाए तो वी मीन्स उसे नेट कंट्रीब्यूशन। ठीक है सर, देखिए आप पढ़े जरा सेकंड लाइन जरा कंक्लूड कर दो। सेकंड लाइन से आगे पढ़ो। जर्नल स्टूडेंट्स लिख चुके थे? From this discussion we can calculate, अंडरलाइन कर रहा एक रेशो का नाम आ गया, कंट्रीब्यूशन स्लैश सेल्स रेशो, और उसको शॉर्ट वर्ड्स में ब्रैकेट में पढ़ा CS रेशो बोला जाता है। C स्टैंड्स फॉर और S स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो की एक आप समझ सकते हैं एब्रिविएशन सॉर्ट ऑफ बनी, और इसे कभी कभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कभी कभी वर्ड लग जाता है। ऑल्टरनेटिव नेम है सिंपली। व्हाट इज द फाइनल फार्मूला? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इनटू 100। ये किसकी बेस पे? और जो बेस होती है वो 100 होती है। यहाँ रुक के एक सेकंड, एक पुरानी चीज रिवाइज करना। प्रॉफिट अगर कॉस्ट की बेस पे गिवन हो तो मार्कअप बोलते हैं उसे। इसका क्या मतलब है? सेंटेंस का मीनिंग क्या? प्रॉफिट कॉस्ट की बेस पे गिवन, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट करते हैं। लेकिन CS रेशियो हमेशा सेल्स की बेस पे कैलकुलेट होता है। तो CS रेशियो मींस contribution sales ratio, or another name of this is sometimes CM, contribution margin ratio. कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़े क्लियर? देन सर इसके बाद हमने अब एक फार्मूला जरा ड्राइव करना, तो उस फार्मूले की सिर्फ पहले हेडिंग्स पढ़ना, फिर इंशाल्लाह लिख के जरा ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट एक वर्ड आ गया ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट को पहले समझें। ब्रेक इवन पॉइंट इज द वॉल्यूम ऑफ सेल, आगे पढ़ना, इन अ पीरियड वेयर देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। ब्रेक इवन क्या किसके बराबर है? नहीं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, टोटल कॉस्ट। एक सेकंड अपने जेन में इनकम स्टेटमेंट बनाया जरा। अगर टोटल कॉस्ट 2 लाख रुपए है और सेल 0 है तो ये ब्रेक इवन नहीं, सेल 0 ना हो। क्या 0? प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो, दोनों 0। क्या नेट 0? इन दो चीजों का नेट 0। बस फर्स्ट करें 5 लाख सेल, एक सेकंड वेरिएबल कॉस्ट सपोज 3 लाख है, 2 लाख क्या है? नहीं बेटा ना करो अभी, कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट में। फिक्स कॉस्ट भी फर्ज करें 2 लाख, तो क्या ये जो 5 लाख रुपए सेल का लेवल है, इज इट अ ब्रेक इवन पॉइंट? अब ब्रेक इवन पॉइंट पे दो चीजें हुई हैं। व्हाट इज द सम ऑफ टोटल कॉस्ट? ये फिगर दिया 3 लाख जमा 2 लाख, टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स टोटल कॉस्ट। तो 5 लाख टोटल कॉस्ट है, 5 लाख रेवेन्यू है। इट मींस हमारा रेवेन्यू जस्ट कितना है? जितनी कॉस्ट है, जस्ट हमारा रेवेन्यू उतना है जितना हमारा टोटल खर्चा है। एक और एंगल से देखें, हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 2 लाख। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? तो जिस लेवल पे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए या टोटल कॉस्ट सेल के बराबर हो जाए, वो ब्रेक इवन पॉइंट है। बाकी ये बातें मैं बोल रहा हूँ सब लिखी नजर आएंगी, सब कुछ होगा, जरा कुछ फिगर्स के साथ हजम कर लेंगे। क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है? क्या हमारा बिजनेस लॉस में? हमारा ये बिजनेस ब्रेक इवन। बताएं बिजनेस का प्रॉफिट में होना चाहिए लॉस में?
ब्रेक इवन पे होना चाहिए, लेकिन क्या ये पता होना चाहिए कम से कम कितना रेवेन्यू होगा तो ब्रेक इवन होगा। हम इसका ये हरगिज मतलब नहीं हमें कम से कम उतना ही कमाना है, कम से कम इतना तो पता हो कि कितना तो मिनिमम है, और फिर कोशिश क्या होनी चाहिए कि उससे जितना ज्यादा हो जाए, जितना ज्यादा हो जाए, जितना ज्यादा की लिमिट ही कम से कम कितना हो। पीरियड के स्टार्ट में खड़े होके आप समटाइम्स इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कम से कम कितना रेवेन्यू जनरेट करना तो मस्ट ही है, और वो कितना रेवेन्यू जनरेट करना मस्ट है, जितना ब्रेक इवन पॉइंट पे रेवेन्यू होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स जितना आपका टोटल खर्चा एक्सपेक्टेड है कम से कम रेवेन्यू उतना तो होना ही चाहिए। तो अगर ये फाइंड आउट करना हो कि कम से कम कितने यूनिट्स बेच के और देयरफॉर उसका रेवेन्यू जनरेट करके ब्रेक इवन होना है, तो हम उसका एक फार्मूला यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। आप लोग बुक के ऊपर रजिस्टर रख लें, इट मींस बुक वाला पेज नहीं देखना आपने। और पहले जरा 2 मिनट मेरी बातें सुन लें, बाद में फिर आपने ये सब कुछ लिख के फाइनल किया। ये जरा बचपन से मैं करने लगा, कभी आपने इस तरह से कोई इक्वेशन देखी? और सर देखिए सर, ये क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल से, अब मैंने यह वर्ड लिखा है प्रॉफिट, मैं कॉस्ट में वेरिएबल कहना चाह रहा हूं या फिक्स? ना कर, किस खर्चे में प्रॉफिट जमा करेंगे तो सेल बनेगी? प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, इनकम स्टेटमेंट सीधी बनाया देंगे। 5 लाख सेल है, एंड में 2 लाख प्रॉफिट, 3 लाख दरमियान में क्या है? टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ही कर, तो पूरी इनकम स्टेटमेंट की बात है। इन अदर वर्ड्स मेरी ये 5 लाख सेल, 2 लाख प्रॉफिट, देयरफॉर 3 लाख कॉस्ट, ठीक है। अब इसको जरा इस इक्वेशन के मुताबिक करना, 3 लाख कॉस्ट है, 2 लाख प्रॉफिट है, 5 लाख सेल, प्रॉफिट क्या है? तो देयरफॉर कॉस्ट मींस, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैं बात ही करना चाह रहा हूं टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है। सॉरी जरा कुछ एप्लीकेशंस बनाना। व्हाट इज टीएफसी? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। एक सेकंड के लिए जो मैंने डाटा लिखा था अभी, ये देखो, और इसके मुताबिक जरा मेरी क्वेश्चन देखें, बैलेंस है। व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट? 2 लाख। व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट? 3 लाख प्लस प्रॉफिट 0 इज इक्वल टू, क्या हमेशा 0? एट ब्रेक इवन 0, इट मींस मेरी ये इक्वेशन एट ब्रेक इवन लेवल, एट ब्रेक इवन लेवल मेरी इक्वेशन इस तरह से हो सकती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस 0 इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है। लिखे ये पहली 3 लाइन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बड़ा कंफ्यूजन तो नहीं? सर बाकियों को तंग ना करें, कहीं अलग बैठे हैं, इधर आ जाइए, आपका मिशन मेरे साथ है, इधर आ जाइए। किसी ऐसी जगह बैठे हैं तो दुनिया से दूर है, बहुत थोड़ा पीछे है।
क्या हमेशा प्रॉफिट इज जीरो? हम इस वक्त ब्रेक इवन लेवल पे एक फार्मूला डेवलप करने के लिए अपने प्रॉफिट को जीरो रख रहे हैं, तो लॉस तो होगा ना यार। ब्रेक इवन पॉइंट मींस वेयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। इन अदर वर्ड्स खर्चे इज इक्वल टू रेवेन्यू, इनकम, सेल। चलो आगे। देन सर इसको आप रीअरेंज करते जा सकते हैं। इस तरह कह सकते हो, पहले देखा करें, एक स्टेप देखिएगा पहले। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लिख, ठीक है सर, प्लस माइनस, जी बिल्कुल ठीक है। इन अदर वर्ड्स कैसा सोचा जा सकता है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आंसर क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस करें तो प्रॉफिट आता है। सर क्या आता है सर? कौन सी? नेट। अगर हम नहीं बोल रहे तो प्लीज बार बार बोल के जहन से मैं रख सेट कर रहा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस किस का सम है? प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट किस किस का सम है? मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स ओनली। देन सर क्या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं, ये पहले आपने समझना कि टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको समझने के लिए एक सेकंड जरा पहले बोर्ड को देखिए। देखिए पहला मैंने आपके सामने रुपए लिखे, क्या कुछ यूनिट्स को बेच के रुपीस बने होंगे? फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स और 1 यूनिट हैज अ सेलिंग प्राइस ऑफ 50, hasn't it? 10,000 यूनिट्स बेच के यूनिट 50 रुपए का बेच के 5 लाख रुपए अर्न होगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होनी चाहिए? क्या जितने यूनिट्स बेचे हैं उतने यूनिट्स ही की वेरिएबल कॉस्ट लेस करके आपने कंट्रीब्यूशन निकाली होगी। तो मैंने 30 रुपए कैसे बनाए? 3 लाख रुपए और 10,000 यूनिट्स। अब डेफिनेटली 5 लाख, ठीक है। यहाँ तक 5 लाख रुपया क्या है? सेल। तो 3 लाख रुपया क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। 2 लाख रुपए का आंसर है। लेकिन ये 2 लाख रुपया कितने यूनिट्स ने कंट्रीब्यूट किया? तो क्या मैं इसे ऐसे बना सकता हूँ इस 2 लाख को? 10,000 इंटू, आपको ये पता पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है? सर क्या है सर? 30 क्या है? तो 20 रुपया क्या है? तो अगर यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या कंट्रीब्यूशन की अमाउंट आ सकती है? व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर? आपने भी ये डाटा लिखा था मेरा या नहीं लिखा? पहले बाद में लिखिएगा, मैं देता हूँ चांस। पहले ये बात अब समझ आती है, जरा पहले लास्ट लाइन देखो। इसके बाद फिर डाटा भी लिखिएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट हो सकती है अगर करनी पड़ जाए? यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो सेल प्राइस पर यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहले ये बता दें, यहाँ तक क्लियर? लिख लो।
ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा लिखे। ये तलाल साहब मैं अभी बताता हूँ आपको, लिख लेंगे। मैं भी एक मिनट रुकता हूँ, मैं ऊपर करता हूँ, फिर लिख लीजिएगा। देन सर एक फाइनल यहाँ से फिर कैलकुलेशन करवा दें। क्या मैं यहाँ से अब यूनिट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ? इस सारी स्टोरी को अगर ऊपर से लिंक कर लें, ये जो यूनिट्स यहाँ से फाइंड आउट होंगे, इन यूनिट्स को बेच के प्रॉफिट हो जाएगा। ये किस लेवल पे सारी वर्किंग हुई है? ये प्रॉफिट जीरो रख के स्टोरी चली। तो कौन से यूनिट्स इंशाल्लाह यहाँ से निकल आए करेंगे? ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक मिनट पहले इसे प्रूव करना, पर मैंने आसान से एक वर्किंग की। टोटल फॉर्मूला बोल रहा देखो, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये डिवाइड बाय समझ आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, तो यूनिट से इक्वल टू फाइनल फार्मूला कैलकुलेटर पकड़ना। इस एग्जांपल में व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट? 2 लाख। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? डिवाइड कर, क्या है ये 10,000? क्या इन्हीं 10,000 यूनिट्स ने अल्टीमेटली ब्रेक इवन किया है? क्या इन 10,000 यूनिट्स का रेवेन्यू फाइंड आउट हो सकता है? कैसे? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट करेंगे तो ये भी पता चल जाएगा 10,000 यूनिट्स कितने रुपए के बिकेंगे तो ब्रेक इवन होगा। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन यूनिट्स? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहले काइंडली आप इसे कंप्लीट करना, फिर उसके बाद ये ऊपर जो फिगर्स मैंने लिखी है वो भी लिख दीजिए। ये नोटेड है? चलो जो लिखते हैं वो लिखो। ऊपर वाला जो डाटा ये काइंडली मेरा ख्याल है इस फार्मूले के नीचे लिखते हैं। सपोज आपका काम सर, मैंने बार बार रोज रोज कह रहा हूँ, आपका काम डेली बेसिस पर पढ़ना। बाकी ठीक है, चीजें हैं लेकिन इंशाल्लाह होती जाएंगी। इस बेटा जो मैं सात सात चीजें कह रहा हूँ बस वो रिवाइज करें, मतलब इसमें से आपको याद होगा सैटरडे को डिसाइड हुआ था कि आपने ट्यूसडे को टेस्ट देना। तो ये अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, बाकी तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रिवाइज तो पिछला रखना पड़ेगा। तो बेटा उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट आपसे की थी कि अगर आपको कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम रह जाए तो आफ्टर द क्लास, तो 1.5 घंटा है, तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स उनके लिए भी मैंने कहा था कि आप भी इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछना चाहें तो मैंने खासतौर पर कहा हुआ है उस टाइम पीरियड में। वेरिएंसेस सिर्फ रखें, वेरिएंसेस की बात हुई थी, सिर्फ वेरिएंसेस मार्जिनल दिख रहा है। जी सर, ये अब नोट है। देन उसके बाद
इसी के आगे चलते हैं। ब्रेक इवन यूनिट्स अगर आ जाए तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, ब्रेक इवन रुपीस आ सकते हैं, ब्रेक इवन रेवेन्यू रुपीस लिख, ब्रेक इवन रेवेन्यू रुपीस, जी सर। ब्रेक इवन रेवेन्यू के रुपीस कैसे आ सकते हैं? ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो भी आपने लिखी है 10,000 इंटू 50। ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ती है, कभी कंट्रीब्यूशन कभी सेल प्राइस, ये मिक्स नहीं होनी चाहिए। ये क्या वर्ड्स लिखे मैंने, ब्रेक इवन रेवेन्यू रुपीस, ब्रेक इवन प्रॉफिट रुपीस कितने होते हैं? 0 होता है, इसकी तो बहस ही नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना प्रॉफिट होगा, ये तो बहस ही नहीं है। तो ब्रेक इवन यूनिट्स लेंगे और सेल प्राइस पर यूनिट्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर डाटा देखें जो अभी आपने नोट किया, 10,000 इंटू क्या करेंगे 50, व्हाट इज 50? सेल प्राइस पर यूनिट इकट्ठे। देन सर इसका ये जो अभी हमने फाइंड आउट किए, तो ब्रेक इवन रुपीस फाइंड आउट करने के लिए ब्रेक इवन यूनिट्स को सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट कर दें। और से देखें बोर्ड पे तरफ, अगर हमने इस तरह से ब्रेक इवन रुपीस निकालने हैं तो इसका मतलब पहले हमें यूनिट्स निकालने हैं और फिर सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढ के ब्रेक इवन रुपीस आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी यूनिट्स का डाटा होता नहीं, तो ब्रेक इवन रुपीस डायरेक्टली भी आ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखें, ब्रेक इवन रुपीस डायरेक्टली, डायरेक्टली इन द सेंस यूनिट्स के बगैर ही सीधे रुपए, नहीं ब्रेक इवन रुपीस डायरेक्टली। फिलहाल तो यूनिट्स का डाटा है, देयरफॉर जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ 5-6 फॉर्मूले और फाइनल करना ताकि उनकी एप्लीकेशन बस बाद में रहती। कभी अगर जरूरत पड़े तो ब्रेक इवन रेवेन्यू रुपीस डायरेक्टली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट। ऊपर देखें ये यूनिट्स वाला जो फॉर्मूला, यूनिट्स वाला फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या है, लेकिन उसकी जगह कर दिया है CS रेशियो। तो फॉर्मूला आप लिखना, बाकी मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। अगर टोटल फिक्स कॉस्ट को आप CS रेशियो क्या चीज है, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो इंशाल्लाह भी आप देखेंगे ब्रेक इवन सेल रुपीस डायरेक्टली भी। नोट कर ले फॉर्मूला। जी कुछ फिगर्स की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अभी आप लोगों ने डाटा लिखा मेरे साथ, वहां से जरा CS रेशियो, नहीं अब वो तो पहले लिखे थे, ये जो डाटा भी आपने लिखा सपोज वाला, एक मिनट में CS रेशियो, CS रेशियो का कोई फार्मूला बना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 डिवाइडेड बाय 50 into 100 is equal to 40% ऑफ सेल। क्या चीज किसका 40% ऑफ सेल है, ये बोल ही जाना आपने। कंट्रीब्यूशन सेल्स का 40%, जहां पे थे उसी के नीचे जाकर करें उस डाटा के बेस पर। एक मिनट वर्किंग कर लो। 20/50 क्या है सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो अगर आप CS रेशियो निकाल लें, अगर आप CS रेशियो निकाल लें और उसको फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करें
तो इंशाल्लाह क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एक लिखिए 40% ऑफ सेल। आज अप्लाई करके देखो। टोटल फिक्स कॉस्ट है हमारी स्टोरी $1 डिवाइडेड बाय 40% इज इक्वल टू, आता है सर 2 लाख डिवाइड बाय 0.4 40%। तो फिगर लिखो सर। तो अगर ब्रेक इवन रुपीस डायरेक्टली कभी निकालने पड़ जाए तो व्हाट इज द फार्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सीएस रेशियो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। अगर आप 5 लाख को गौर से देखें जरा, ये 5 लाख क्या है, ब्रेक इवन रेवेन्यू भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे आसान सा लफ्ज एक जहन में लाया, सेल है, ब्रेक इवन सेल इनकम स्टेटमेंट के स्टार्ट में है। ऐसे ये 5 लाख बना कैसे हो, कुछ यूनिट्स होंगे जो बेचे गए होंगे और उनको जरूरत दी होगी किसी सेल प्राइस पर यूनिट से। अब अगर आपको सेल प्राइस पर यूनिट पता चल जाए तो आप यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं सेल प्राइस पर यूनिट बता दूंगा तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, 5 लाख 12 कैलकुलेटर पे बातें सिंपल हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ही सिंपल बात मुश्किल होनी है। 5 लाख डिवाइड बाय क्या करेंगे तो क्या निकलेगा, सेल प्राइस पर यूनिट से डिवाइड अगर किया जाए, डिवाइड बाय 50 करें मेरा, तो ब्रेक इवन यूनिट्स भी निकल सकते हैं। तो रिवर्स वर्किंग भी हो सकती है, इधर से उधर इधर से उधर। चले आगे। तो यहाँ तक बेटा 2 फिर फार्मूला सेट फाइनल हुए, बल्कि 3 हो गया। फिर बुक देखना जरा, पेज नंबर 3 वहां से हाईलाइट कर लो। 3 चीजें यहाँ फाइनल हुई हैं, 3 फार्मूला फाइनल हुए। नंबर 1 सीएस रेशो, जरा उसे हाईलाइट कर लो। और फाइनली कभी भी अगर नजर पड़े रिवीजन करते हुए तो ये अजम्पशंस के बाद फिर ये फार्मूलास फाइनल है, बाकी तो बीच में डेरिवेशन होगी। बीच में उसके बाद ब्रेक इवन यूनिट्स का एक फार्मूला, वो तो शायद वैसे बोल्ड हुआ, और उसके नीचे फिर एक फाइनली लास्ट में ब्रेक इवन रुपीस का डायरेक्टली फार्मूला लिखा। ठीक है, ठीक है सर। देन दोबारा रजिस्टर की तरफ आ जाए, नेक्स्ट पेज है, बुक का नेक्स्ट पेज भी जाने रहने दो। देन सर एक स्टोरी और है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जी सर क्या हुआ सर, फ्रेंड्स ढूंढ रहे हैं सर, नो फ्रेंड इज अवेलेबल, फ्रेंड इज अवेलेबल। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जहां भी है पढ़ रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है। जिस तरह उसे अचानक मेरे जहन में आया था तो आप सारे थे, सवाए आपके। अभी मैंने पूछना सारे अवेलेबल, लेकिन आज मैंने ना ही कुछ और। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बस हेडिंग लिख के रख दें और बिजनेस अपना समझे। देखिए सर, एक लफ्ज है बजटेड सेल और एक लफ्ज आज आ गया है ब्रेक इवन सेल। दोनों के स्टार्ट में बी है, देयरफॉर ये बात एक। अगर ये सेम नहीं है तो फिर आप बता दें बजटेड सेल क्या चीज है। हम कितने बेचना चाहते हैं, अच्छा हम कितने बेचना चाहते हैं, जितने मार्केट में बेच सकते हैं, तो जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितने हम बेचना चाहते हैं, जो हमारा प्लान है। हमारा प्लान है कि इतने यूनिट्स बेचेंगे, फॉर एग्जांपल हम 1.5 लाख यूनिट्स बेचना चाहते हैं। ये प्लान कब बनता है, साल के एंड में, पीरियड के स्टार्ट में हम खड़े हैं, बजटेड सेल है। हमने मार्केट एनालिसिस किया, सर्च की वगैरह वगैरह, पिछला देखा, अगला सोचा। हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह 1.5 लाख यूनिट्स बेचने। अब ब्रेक इवन क्या चीज है, हाँ जी बिल्कुल सही भाई ने वर्ड यूज किया है, कम से कम इतने बेचे, देखो खर्चा पूरा हो जाए, कम से कम लॉस ना हो। लेट्स अज्यूम
अच्छा, ये ब्रेक इवन एनालिसिस भी किस वक्त होगा? पीरियड के स्टार्ट में या एंड में? एंड में कैलकुलेट करेंगे कम से कम कितने बेचने थे। यूजलेस है बस, उस वक्त क्या फायदा होगा, वो तो हो गया होना था। पीरियड के स्टार्ट पे जब आप प्लान बनाएंगे कि कितने यूनिट्स बेचे जा सकते हैं, उसके साथ ही फिर आप इसमें भी इंटरेस्टेड होंगे कि कम से कम कितने तो हर सूरत ही बेचें। तो अब एक ब्रेक इवन एनालिसिस करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सोचेंगे, ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल लेंगे। फर्ज करें आपका ब्रेक इवन सेल्स का आंसर आया 2 लाख, बिल्कुल ठीक है भाई ने, बट 1.5 लाख, इतने यूनिट्स बिकेंगे, इतने यूनिट्स बिक सकेंगे, इतने यूनिट्स हम बेचेंगे, हमारा ही प्लान है, इतने हम बेच लेंगे। 2 लाख के कम से कम इतने बिकने चाहिए कि प्रॉफिट। तो ये बिजनेस मेरा ख्याल अब मेरा ही समझ लो। हाँ बिल्कुल सही भाई ने कहा, क्या अब लॉस होना ही होना है? तो कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं, मेरी सेफ्टी की कोई सिचुएशन, लॉस होना ही होना। तो अगर होना ही होना है तो शायद इस साल बिजनेस, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि फर्स्ट ईयर हो, डिमांड बन रही हो, वक्त लगता है, लेकिन लॉस होना ही होना। ठीक है, वो फिर डेफिनेटली हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो सकता है कि हमने इस साल बिजनेस करना है या नहीं करना, लेकिन अब लॉस ना गुजीर। तो अगर ये सिचुएशन है तो कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, डिफरेंस कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। ये कुछ वर्ड हजम होता है, फर्दर एक्सप्लेन वैसे करता हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे? उन यूनिट्स को कहते हैं कि वो यूनिट सेफ्टी मार्जिन। इस केस में कोई ऐसा यूनिट नहीं है जो हमें प्रॉफिट में ले जाए। तो किस सिचुएशन में ये फिगर कैलकुलेट ही नहीं करेंगे? जब ये नेगेटिव है जिसका कर। लेकिन लेट्स अज्यूम सिचुएशन ये है, क्या है एक मिनट जरा, 1.5 लाख क्या है, 120 क्या, शॉर्ट वर्ड्स में जरा बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वाले 50,000 बेचने का प्लान रखते हैं और 1,20,000 यूनिट्स बेच के प्रॉफिट खत्म, जीरो हो जाएगा, लॉस खत्म हो जाएगा। तो क्या कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे? कितने यूनिट्स ऐसे हैं? 1,20,000 यूनिट्स बेच के आपका लॉस खत्म होगा, ये हजम होती बात? या ये कहने खर्चा पूरा हो जाएगा? ब्रेक इवन क्या होता है? प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या होता है? जितना खर्चा उतना रेवेन्यू। तो 120,000 बेच के लॉस खत्म हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कवर हो जाएगी। तो उससे ऊपर जितने यूनिट्स हम बेच लेंगे वो हमारे हमें प्रॉफिट मिलेगा। So what is the margin of safety in this case? 30,000. So when this figure is calculated, if the budgeted sale is more than break-even sale, then the difference is called as margin of safety. So margin of safety means वो यूनिट्स हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे। अच्छा, 120,000 जो यूनिट्स आप बेच रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। लॉस खत्म करेंगे, वो लॉस खत्म करेंगे तो ये 30,000 यूनिट्स प्रॉफिट में ले जाएंगे। तो 1.5 लाख ही अल्हम्दुलिल्लाह बिकेंगे और उसमें से कितने यूनिट्स लॉस खत्म करेंगे और बाकी जो 30 है वो हमें जब प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे, जीरो से आगे बढ़ा देंगे, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे पॉजिटिव साइड पे, उसे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला जाता है। तो एक आसान सा फॉर्मूला यहाँ से क्या डेवलप हो रहा है, बाइटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लिखें, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है?
ये डेफिनेटली लॉस होना, एडवर्स सिचुएशन कह रहे हैं, ठीक है। चलो आगे। देन बेटा ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये अमाउंट्स में भी कैलकुलेट हो सकती है। तो सॉरी शायद मैंने जगह कहा नहीं, लेकिन अब दोबारा नीचे बना लीजिए, पहले सुन लो। मतलब 1.5 लाख क्या है, कौन सा सेल बाइटेड सेल यूनिट्स, सपोज 10 रुपये सेल प्राइस पर यूनिट, तो व्हाट इज 15 लाख बजटेड सेल रेवेन्यू। जरा 12 लाख क्या, 12 क्या, 12 लाख क्या, ब्रेक इवन रेवेन्यू। व्हाट इज 3 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू। मींस अगर सीधे यूनिट से कभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू निकालना पड़े तो मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। करने को थोड़ी हिम्मत साथ जगह, अगर साथ ना कर सके तो नीचे लिखो, मतलब दोबारा। समटाइम्स आप लिखने में इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि मैं डर के वहीं रुक जाता हूँ। नीचे इन सेंस दोबारा हेडिंग्स लिख के बाइटेड ब्रेक इवन लिख के। ये क्या है 10 10 10 क्या है, इसको डिफाइन कर लेंगे 10 10। सेल प्राइस पर देन सर आज का आखिरी फॉर्मूला यहीं से, अब रुक जाए इधर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो भी कैलकुलेट होता है। मतलब ये देखा अगर आप देखना चाहिए कितने परसेंट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कितने परसेंट ऑफ बजटेड सेल है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का कॉन्सेप्ट बन जाता है। कैसे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय बजटेड सेल। कोई आपने लिखने की कोशिश नहीं करनी है, रिलैक्स होकर मेरी चंद बातें सुनिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय बजटेड सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बोले जो भी थोड़ी देर पहले आपने लिखा, इसका फॉर्मूला दोबारा ट्राई करें। मसला अगर मैं चाहूं तो ये जो डेटा पर हमने लिखा है, अब ये जो रेशियो है ये हम यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रुपीज में भी कर सकते हैं। दोनों का इंशाल्लाह आंसर सेम है। उसकी वजह क्या है, वो 10 10 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों तरह से करवा दें। व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, 30,000 डिवाइडेड व्हाट इज बजटेड सेल 150,000 इनटू 100 आंसर देगा। सर पहले वर्किंग कर लिया करें, कंसंट्रेशन से पहले बात सुन लो। व्हाट इज 20%, margin of safety is 20% of budgeted sale. Why budgeted sale? उनके बेस ही budgeted sale। अब मेरे वर्ड्स नहीं याद। What is 100? What is 20? What is 80? मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बजटेड सेल के दरमियान, बजटेड सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दरमियान क्या चीज है, ब्रेक इवन सेल। दोबारा आ जाएगा, व्हाट इज 100, व्हाट इज 20, व्हाट इज 120, नथिंग इज 120। ये तो डिफरेंस आ रहा है, जब सेल 100 है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20 है तो डिफरेंस की बीच में बात हो रही है। 120 इज नथिंग, व्हाट इज 100, व्हाट इज 20, व्हाट इज द डिफरेंशियल बिटवीन दीस टू थिंग्स, ब्रेक इवन सेल। एक चीज और मैंने भी कहा रुपीस से भी आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपये बोला,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी ₹15 लाख into 100, अभी भी 20% मीन्स 20% ऑफ बेनिफिट्स, वहां वो यूनिट्स में था, यहाँ रेवेन्यू में। क्लियर है? देखें तो परसेंटेज निकालने के लिए आप यूनिट्स को भी यूज कर सकते हैं और अमाउंट्स, रेवेन्यू की अमाउंट्स को भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल वेज। तो जिस फॉर्मूले में जो बेस है वो 100, बेस मींस किसे कैसे कहते हैं, जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं, जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं, बेस, जो भी आप बेस रखेंगे वो 100। मार्कअप मार्जिन, बेस्ट एग्जांपल, कॉस्ट की बेस पे कॉस्ट 100 है, सेल की बेस पे तो CS रेशियो की बेस सेल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बेस बजटेड सेल, सेल है लेकिन बजटेड है क्योंकि ब्रेक इवन वर्ड बीच में आ गया, तो बजटेड सेल की बेस पे ये रेशियो। यानी कि फिर बटा चलिए ये डिस्कशन कल दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। वेरिएंसेस के लिए टाइम है, बल्कि आज वो F1 वालों का टेस्ट है यार, तो टाइम निकालें अगर अभी बारे वेले तो पर्सन फाइनल पर्सन डैश दिखा दें किसी को, तो ऑनलाइन स्टूडेंट से भी शेयर करो, घंटा डेढ़ आराम से बैठिएगा, बड़ा सा टेस्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों से। अल्लाह हाफिज।